नमस्कार दोस्तों, महाकौशल क्लासेस मंडला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा में बायोलॉजी के अंतर्गत सेल पे अध्ययन कर रहे थे। इसी बीच कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था। अब हम आज आगे देखते हैं। तो हम पिछली कक्षा में सेल की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह देखा था। अब हम देखेंगे कि कोशिका क्या होती हैं, इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं सेल। जैसा कि सेल दिया कोशिका, मैं पिछली कक्षा में आपको सेल की उत्पत्ति कैसे हुई थी तो हम एक बार रिव्यू देख लें। तो आपको बताया था कि ये बायोजेनेसिस थ्योरी से सेल की उत्पत्ति हुई थी और ए बायोजेनेसिस थ्योरी जेबीएस हॉल्डन ने दिए थे और यूरे एवं मिलर 1952 इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था। अब हम देखते हैं सेल। तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्या? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो दो वर्ड आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट होगा संरचनात्मक और दूसरा होगा कार्यात्मक। संरचनात्मक का उद्देश्य है रचनात्मक, रचना अर्थात ढांचा। हम देखते हैं कि सेल, जैसे कि आप जानते हैं, सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कैसे एक प्रकार वह रचना करके हमारी बॉडी का निर्माण करते। तो देखते हैं रचनात्मक। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी जीवन दुनिया में कोई भी मटेरियल या पदार्थ हो, वह कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें ये पेन, मार्कर पेन की, तो यह पेन भी कैसे मिलकर बनी है? कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने और ऑक्सीजन से। अर्थात दुनिया में कोई भी यौगिक हो वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा। जैसे हम मार्कर की बात कर रहे थे, तो मार्कर कैसे मिलकर बना है? जैसे मार्कर की बाहरी शेप देखें तो ये क्या है? पॉलीथीन। अब बात आती है पॉलीथीन। तो हम संरचनात्मक के अंतर्गत देख रहे हैं कि सेल हमारी बॉडी में कैसी रचना करती है। जैसे हम बात करें पॉलीथीन, ये जो मार्कर है, ये मार्कर का बाहरी लेयर क्या कहलाता है? पॉलीथीन से मिलकर बना हुआ है। अब होता क्या है? पॉलीथीन किस किस से मिलकर बनी होती? अर्थात पॉलीथीन एक क्या है? बहु इकाई है। क्या है? बहु इकाई है, जबकि पॉलीथीन भी एक छोटी यूनिट से मिलकर बनी होगी। जैसे पॉली, जैसे ही नाम से ही इसका क्या होता है? डिफाइन होता है। पॉली अर्थात बहुत सारे, और एथिलीन, बहुत सारे एथिलीन मिलकर ही क्या बने होते हैं? पॉलीथीन। जैसे बहुत सारे, ये क्या है? ये क्या है? एथिलीन। ये क्या है? एथिलीन। ऐसे बहुत सारे एथिलीन मिलकर ही क्या बने होंगे? पॉलीथीन। नंबर ऑफ एन मतलब होता है कितनी ही संख्या में क्या हो सकते हैं? एथिलीन हो सकते हैं। और ये काय का स्ट्रक्चर है? एथिलीन। अर्थात ऐसे बहुत सारे एथिलीन की संरचना मिलकर पॉलीथीन की संरचना किए होंगे। फिर भी अगर हम एथिलीन में देखें तो एथिलीन की भी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? कार्बन और हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। इस प्रकार संरचनात्मक एक रचना का कार्य क्या करती है? सेल हमारी बॉडी में। और इसकी बहुत शानदार डेफिनेशन क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिएगा, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे हम मकान, महल या इमारत का निर्माण करते हैं तो वह क्या? कमरों से मिलकर बने होते हैं। एक से अत्यधिक कमरे मिलकर बनकर एक भवन या महल का निर्माण करते हैं। लेकिन वो कमरा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट। क्या होती है? ईंट। इसी प्रकार हमारी बॉडी क्या है? एक महल है, कमरा है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो सेल है। समझ में आ गया होगा आपको कि कमरे की सबसे छोटी इकाई ईंट है, अर्थात वह कमरा बहुत सारे ईंट से निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। और इन्हीं बहुत सारे सेल से मिलकर हमारी क्या? बॉडी का निर्माण हुआ है। फिर दूसरा वर्ड देखते हैं आप, कार्यात्मक। डेफिनेशन में दो वर्ड आए थे, फर्स्ट था संरचनात्मक और दूसरा है कार्यात्मक। तो संरचनात्मक मैंने डिफाइन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा।
अब सेकंड है कार्यात्मक, अर्थात सेल कैसे हमारी बॉडी में कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कार्यात्मक, जैसे कोई भी हमारा शरीर का बॉडी का पार्ट्स हो वो सेल से मिलकर ही बने होते हैं। बात करें हम हमारी टंग की, जीभ की बात करें, जैसे कि आधी रात को यदि आप नींद में हो और आपको कोई सडनली जगा के आपको रसगुल्ले खिला दे तो क्या आप उसका स्वाद चख पाएंगे? नहीं, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप अचेतन अवस्था में होते हैं, उस समय आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि हम रसगुल्ले खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान नहीं होगा। तो ये बातें हुई, लेकिन हमें बात कार्य पे करना, कार्यात्मक बात करना। तो जैसे ही हम अपनी टंग अर्थात जीभ पे क्या रसगुल्ले रखते हैं, सिर्फ जो जीभ है हमारी, जो टंग है, इसका कार्य क्या होता है? सिर्फ इसको क्या करना? रखने का। लेकिन ये इसके साथ ही क्या है? स्वाद क्या देती है? स्वाद। स्वाद बताती है कि वह खट्टा है, मीठा है। तो ये जो टंग की सेल होती हैं ये ग्रहण करती हैं और स्वाद बताती हैं, जबकि हमारी ब्रेन की सेल्स क्या? फीलिंग बताती हैं। क्या? फीलिंग। हमारी ब्रेन की सेल द्वारा हम फीलिंग दिखाते हैं कि वह मीठा है कि खट्टा है। समझ में आ गया? इस प्रकार सेल्स हमारी बॉडी में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक का कार्य करती हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। जबकि बात करें 1667 में तो एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक और इन्होंने लिविंग सेल्स की क्या खोज किए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज और देखिए आप, यदि हम सेल पे स्टडी की बात करें तो सेल के अध्ययन को क्या साइटोलॉजी कहते हैं। क्या? साइटोलॉजी कहते हैं। और आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में यदि आप बात करें तो सबसे छोटी इकाई पर सर्वाधिक खोज की संभावना होती है। इसी प्रकार सेल हमारे जीवन की छोटी इकाई है तो इस पर भी डिस्कवरी की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। और इसी के अंतर्गत आप सुने होंगे क्या? क्लोन टेक्नोलॉजी, क्लोन टेक्नोलॉजी। और इसके अंतर्गत तीसरा जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का अंतर्गत आता है हम कृत्रिम अंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या? कृत्रिम अंग के, है ना। आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, मान लो किसी का पैर खराब हो गया हो तो क्या हो जाता है, वहां पे कृत्रिम अंग बना के लगा दिया जाता और वह काम करने लगता है। और दूसरी होती है क्लोन टेक्नोलॉजी। क्लोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हूबहू रूप क्या कहलाता है? हूबहू रूप। क्लोन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम हूबहू रूप का अध्ययन करते हैं। और तीसरा क्या होता है? जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम आनुवांशिक से संबंधित ज्ञान अर्जन करते हैं। ठीक है, तो एक अलग सेल की जो शाखा हो गई, इसी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, अर्थात वह विज्ञान जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी कहलाता है। इसके आगे यदि हम बात करें सेल के स्ट्रक्चर पे देखें थोड़ा सा, तो आप देखिएगा ध्यान से। यदि मैं कोशिका की मैं जो बात करें हम कि कोशिका के जो हिस्से की बात करें, पार्ट्स की बात करें, तो कोशिका में 3 पार्ट्स होते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो पहला पार्ट्स होता है, जो पहला पार्ट्स होता है वह है क्या? सुरक्षा कवच। क्या है? सुरक्षा कवच। और यदि हम दूसरे पार्ट्स की बात करें तो वह है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म।
हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। देखिए, आपको बायोलॉजी में, साइंस में बात करें तो अधिकतर इंग्लिश वर्ड ही मिलेंगे और एग्जाम में भी इंग्लिश वर्ड से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। और आपको साइंस में उतना ही ध्यान रखना है जितना आपके एग्जाम में पूछे, है ना। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको साइंस में आपका लेवल इतना कर दूंगा कि आप काफी हद तक एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। बस एक चीज नहीं कर सकता, मैं आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, तो ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज होती है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। और हम यहीं पे बाजू पे एक सेल का क्या स्ट्रक्चर लेते हैं, डायग्राम लेते हैं और इसमें क्या मेंशन करते जाते हैं। तो ये सुंदर सा मैं आपको एक डायग्राम सेल का बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है? सेल का क्या स्ट्रक्चर है। तो हम बात करते हैं सुरक्षा कवच की। तो सुरक्षा कवच में दो चीजें आती हैं। पहला होता है सेल वॉल, आपने बहुत अच्छा से ये वर्ड सुना होगा। और दूसरी चीज आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप चाहो तो हिंदी में लिख लीजिए। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहा जाता है, हिंदी में कोशिका भित्ति, जबकि सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली, क्या? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखिए। क्या एग्जाम में सीधे पूछ लेता है इंग्लिश वर्ड से ही कि सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है या सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाती। तो आप ये वर्ड भी याद रखिएगा, हिंदी के भी और इंग्लिश के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एडवांस हो गई है, अर्थात आपको इंग्लिश से ही पूछ लेंगे। तो हम सुरक्षा कवच पे थे। देखिए, हमारी बॉडी में भी किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और हम सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कवच के रूप में यूज करते हैं। आप देखे होंगे, आप कपड़े पहनते हैं, वह किस लिए पहनते हैं? कहीं ना कहीं आप सुरक्षा के लिए ही कपड़े पहनते हैं। ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, आप स्वेटर पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। इसी प्रकार सुरक्षा कवच सेल में भी होती है। हमारी बॉडी के ऊपर जो रोम होते हैं, अर्थात जो बाल होते हैं, वह भी हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सुरक्षा कवच। तो जो सेल वाल है, तो जो कोशिका की ये बाहरी लेयर है, इसे ही क्या कहा जाता है?